विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? क्यों पूरा विश्व पर्यावरण की चिंता कर रहा है? क्यों विश्व राजनीति में आज पर्यावरण एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो रहा है? पर्यावरण इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम इस पर बात कितनी करते हैं, कितनी हम इस पर चर्चा करते हैं, यह समझने वाली बात होगी हम सबके लिए। हमने पर्यावरण को कभी राजनीति का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा माना ही नहीं है जितना उसे माना जाना चाहिए। हमने कभी नहीं माना, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये जब तक रहेगी तभी तक ये धरा रहेगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर का महीना अनुमान कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, है ना? दिन भी ठंडा होना चाहिए, धूप में खड़ा होने का मन करने लगना चाहिए। लेकिन आपको कैसा लगता है? धूप में खड़े होने का मन करता है? अभी आपको जलन महसूस हो रही है धूप में खड़े होने पर दिन में। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे देश का, हमारे विश्व का पर्यावरण, हमारा वातावरण बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। जिस समय कालखंड में, मतलब ये जो समय है, इसमें आ जानी चाहिए ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए, बहुत सौम्य मौसम होना चाहिए, प्यारा मौसम, है ना, कि शीतल शीतल हवाएं, बहुत ही शांत। लेकिन क्या ऐसा है? तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा पर्यावरण बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव हम पर और आप पर पड़ रहा है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की हवा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है बताओ? बहुत ही खराब। लेकिन हमारे देश की राजनीति में दिल्ली की हवा कितनी महत्वपूर्ण मुद्दा रहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, देखता हूं मैं कितनी बार दिल्ली की हवा पर बात होगी, और हमारे नेता कितनी बार उस पर बात करेंगे, और हमारी जनता कितना ध्यान में रखकर उसे वोट करेगी, ये देखा जाएगा। आप भी देखना और मैं भी देखूंगा। फरवरी में होंगे चुनाव, हम उस टाइम पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि कितना इस पर चर्चा हो रही है, कितना हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। सच बताऊं तो हमारे देश में पर्यावरण को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। हमारे देश में मुद्दे ही अलग होते हैं। हमारे देश में तो राजनीति के मुद्दे धर्म जाति पर ही टिक कर रह जाते हैं। मैं इस देश की सामान्य जनता से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर ये पर्यावरण नहीं रहेगा तो क्या धर्म रह पाएगा? सिर्फ इतना सा प्रश्न। इसका उत्तर आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या है आपका मानना? धर्म पहले या पर्यावरण पहले? सिर्फ इतना बता दीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछता। तो आज हम चल रहे हैं इसी विषय पर चर्चा करने। हम 12वीं क्लास के बच्चे हैं और हम राजनीति पढ़ रहे हैं, तो राजनीति में पर्यावरण पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो राजनीति कहां करेंगे हम, कहां रहेंगे हम? तो पहले रहने की जगह बनाए ना, फिर तो राजनीति की जाएगी। जब पहले ये धरती बचेगी, ये धरती बचेगी तो ये समाज बचेगा, ये समाज बचेगा तो उसमें होने वाली सामाजिक गतिविधियां भी बचेंगी। और अगर समाज ही नहीं बचेगा तो सामाजिक गतिविधियां कहां करेंगे हम? किसके साथ हम चर्चा करेंगे, किसके साथ हम मशवरा करेंगे? खुद आप सोचो, अपनी कल्पना में इस बात को खुद सोचो कि कहां क्या किया जाएगा। विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? क्यों पूरा विश्व पर्यावरण की चिंता कर रहा है? क्यों विश्व राजनीति में आज पर्यावरण एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो रहा है? ऐसा क्यों है कि पूरा विश्व आज पर्यावरण पर बात करने के लिए मजबूर है? क्यों है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। नहीं सोचा? हाँ? क्यों नहीं सोचा भाई? सोचो। आप सोचने वाला विषय पढ़ रहे हो, आप रटने वाला विषय नहीं पढ़ रहे हो। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो। विज्ञान शब्द इसीलिए तो जोड़ा गया है ना, कि यहां पर नई नई सोच जुड़ रही है, नए नए विचार जुड़ रहे हैं, इसीलिए तो ये विज्ञान है। नहीं इसमें क्या हो, कौन सा रिसर्च है? समझ में बात? यहां विचारों का रिसर्च है, विचारों में रिसर्च हो रही है।
समझ में आई बात? नए नए विचार आ रहे हैं, नई नई चीजें सोच रहे हैं आप, और उनको समाज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि पर्यावरण ही तो जीवन है, और अगर ये नहीं रहेगा तो राजनीति कहां करोगे? कभी सोचा है? कहां रहोगे? कभी सोचा है? क्योंकि ये ही तो है सब कुछ, ये और ये ही तो है सब कुछ। इसके बिना जाओगे कहां? ये नहीं रहेगा तो जाओगे कहां? इसीलिए आज वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता हो रही है। वैश्विक राजनीति में चिंता होने का सबसे बड़ा कारण यही है, और कोई कारण नहीं है कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत ये करते हैं। ना ना ना, अपना ही स्वार्थ है, सबका अपना ही स्वार्थ है। ये देश बहुत स्वार्थी है, इस देश की जनता बहुत स्वार्थी है, पूरा विश्व बहुत स्वार्थी है। जब तक अपना हित नहीं रहता ना, कोई किसी की मदद तक नहीं करता, कोई किसी की मदद। देखो कुछ लोग होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 में 10 अच्छे भी होते हैं, उन्हीं की वजह से ये धरती चल भी रही है, ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो आप ये जानिए कि आज अगर विश्व राजनीति पर्यावरण पर बात करने के लिए मजबूर है, तो इसलिए मजबूर है क्योंकि उसे अपने आने वाले भविष्य से प्यार है, सबको अपने बच्चों से लगाव है, तो अपना ही स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। पापा प्यार करते हैं ना, तो वो चाहेंगे ना कि आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। वो तो ये कभी नहीं चाहेंगे ना कि मेरी बेटी धूल भरी हवा सूंघकर मर जाए। चाहेंगे? क्या चाहेंगे वो? कि बहुत ही स्वच्छ हवा पाए, बहुत ही स्वच्छ पानी पाए। गंदा पानी तो कभी नहीं पिलाते ना, कि नाली का पानी उठाया गंदा पिला दिया, नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। किसी के पापा नहीं करते कि करते हैं? नहीं करते ना। तो इसका मतलब पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि हमने जो कुकर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे बच्चे भुगतेंगे, इसलिए वो हमें ना गाली ना दें, इसलिए हम अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके और हमें वो गाली ना दे, कोसे ना कि हमारे पूर्वजों ने क्या कर दिया इस धरा के साथ, हमें तो इन्होंने जीने लायक ही नहीं छोड़ा। इसीलिए आज विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता हो रही है और इस पर चर्चा हो रही है। यही बातें हम अभी विस्तार पूर्वक चल रहे हैं जानने और समझने। सुनना ध्यान से। इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातें की। अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सच में वास्तविक तौर पर देश में गरीबी और महामारी पर संयम पाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हम ये काम इंडिविजुअली नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? गरीबी क्या मैं अकेले दूर कर सकता हूं, या महामारी मैं अकेले दूर कर सकता हूं? और जो काम हम नहीं कर सकते उन्हीं कामों की तो हम बात करते हैं सरकार से ना, उन्हीं कामों को कराने की हम इच्छा रखते हैं सरकार से। भाई हम पुल नहीं बना सकते ना, सड़क नहीं बना सकते, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमसे कर लें और उसके बदले में आप हमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। यही तो है ना हमारी शर्त, यही तो मूलभूत आवश्यकता है हमारी। हम इसी के लिए तो सरकार को चुनते हैं ना, कि किसी और काम के लिए। हाँ, भ्रष्टाचार के लिए तो नहीं चुन रहे हैं ना, अपने परिवारवाद के लिए तो नहीं चुन रहे हैं ना, हम अपने देश के विकास के लिए आपको चुन रहे हैं। तो आप वो काम करिए ना, मर क्यों जाते हो उसको करने से पहले? क्यों नहीं कर रहे आप उस काम को? कहां मर जाते हो? वो मर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम मर जाते हैं, हम मोह में मर जाते हैं। मेरा नेता, मेरा नेता, मेरा नेता कुछ नहीं होता, वो अपने स्वार्थ के लिए है, वो अपनी सत्ता के लिए है। मत भूला करो कि वो नेता है, वो काट के चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। जितना प्रेमिका नहीं काटती ना, उतना वो काट देते हैं। समझ में आई बात?
आगे सुनो, ये तो बस जेंडर बायस नहीं हूं मैं, ठीक है। कहाँ आ गए थे हम? इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? ये मुद्दे हैं और मैं चल रहा हूं इन पर आपके विचार जानूंगा, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इन पर। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरकता कम हो रही है। चारागाहों के चारे होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो क्या आप इस विषय को वैश्विक राजनीति का मुद्दा मानते हैं या नहीं मानते? क्यों मानते हैं? इसके उससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है ना? मानते हैं ना आप इस बात को बखूबी आप मानते हैं कि हाँ, इन चीजों की कमी होने से हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मान रहे हैं ना आप इस बात? भाई अगर उपजाऊ जमीन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कृषि भूमि के कम होने का कारण से क्या होगा? कृषि उत्पादों में कमी आएगी, और जब उत्पादन में कमी आएगी तो उससे क्या होगा? चीजों की कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड, सप्लाई कम हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर टसल होगा, फिर युद्ध होगा, है ना? आपस में ही कुत्ते की तरह मर जाओगे। हो गया, है ना? तो आप ये समझिए, चारागाह कम हो रहे हैं। चारागाह के कम होने से क्या होगा? पशु खत्म होंगे, और पशु खत्म होंगे तो क्या होगा? आपकी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा। आप मर जाएंगे, है ना? सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा, और ये राजनीति का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। इसीलिए यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप सोचें कि क्या वास्तविक तौर पर राजनीति में इन मुद्दों को सम्मिलित किया जा रहा है। यमुना बर्बाद हो रही है और हमारी सरकारें कितना उस पर काम कर रही है, हमने कभी सोचा? हमने कितनी बार यमुना के नाम पर वोट दिया है? कदापि नहीं। हमने तो कभी उस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं माना। हम तो मुद्दा मानते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री शिक्षा तो होनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, ठीक है, ये तो होना चाहिए, मैं मानता हूं। फ्री बिजली ठीक है, चलो गरीबों के लिए कर दो, लेकिन प्रमुख मुद्दा तो हवा होनी चाहिए, प्रमुख मुद्दा तो जल होना चाहिए, जल प्रबंधन होना चाहिए। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, हम वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे भारत की राजधानी में सीवर सिस्टम ही साला सही नहीं है। सीवेज सिस्टम सही नहीं है, हमें आज तक हम अपना ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं कर पाए हैं। यह दुर्भाग्य है, और हम चले हैं विश्व शक्ति बनने। अरे भैया, पहले अपना ड्रेनेज सिस्टम सही कर लो, अपनी नदियां ठीक कर लो, लोगों को वो पीने लायक पानी दे दो, फिर उसके बाद बन जाना विश्व गुरु, फिर बन जाना वैश्विक ताकत। अमेरिका की नदियों को देखो और भारत की नदियों को देखो, आपको अंतर पता चल जाएगा। हम यहां मां मानते हैं नदियों को, तब उनकी इतनी बद्दी हालत कर रखी है हमने, नाले बना रखे हमने अपनी मां के नाम पर। तो अब देख लो आप, मां की हम कितनी इज्जत करते हैं, और जो मां नहीं मानते वो कितना साफ रखते हैं। हम मां मानकर उसमें थूक देते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, उसी में मूत भी देते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, मां बोल रहे हैं, है ना? ज्यादा ही मां मान लेते तो गोद में सब कुछ कर देते हैं, है ना? ज्यादा ही हो रहा है, तो इतना नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हम भुगत भी रहे हैं ना उसका परिणाम। बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं, और सारी की सारी बीमारियों का कारण पानी है। पानी सबसे बड़ा कारण है, हवा सबसे बड़ा कारण है, और हम इस पर बात ही नहीं करते।
अगर अभी मैं चल लू पूछू लोगों से इस पर ये मुद्दा थोड़ी ना है, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा जाति है, मुद्दा धर्म है, सनातन खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। बेटा तब सब खतरे में हो, ये धरती नहीं रहेगी तो खतरा कहां लेके जाओगे? इस्लाम खतरे में है। अबे इस्लाम खतरे में है, पहले धरती बचा ले फिर इस्लाम बचा लियो। चले जिहाद करेंगे हम, कर ले जिहाद, कर ले जिहाद, तू जिहाद कर ले, उसके बाद ये धरती फट जाएगी, बर्बाद तो तू ऐसे भी हो जाएगा। ले ले जिहाद, ले ले जिहाद भाई, कर ले जिहाद। बात को समझो आप। जो हम धर्म के नाम पर इतना लड़ने के लिए उत्तेजित होकर एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयार है, उतना ही उत्तेजित होकर अगर हम इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश करें तो कितना अच्छा रहे, कितना रोचक रहे, कितना हम बदलाव कर पाए। हम उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं ना। जो लोगों के गले काटने में हम लगा रहे हैं, उसी ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाएं तो कितना बदलाव होगा, कितना समाज परिवर्तित होगा। खुद सोचो आप, खुद सोचो आप इस बात को, कितना बदलाव होगा, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होगा। हम सब अगर एक एक कदम बढ़ाएं तो इस पृथ्वी को हम बचा सकते हैं। अगला विषय सुनो क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहां की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। देख लो, 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नसीब नहीं होता। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट है जो 2016 में पब्लिश हुई थी। उसके अनुसार 66.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और उसके कारण 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मर जाते हैं। सोचो आप, इन मुद्दों पर हम कितना काम कर रहे हैं, कितना हम अपनी सरकारों से प्रश्न कर रहे हैं। सोचो आप, बताओ मुझे आपने कितना प्रश्न किया है, कितना आपने अपनी सरकार पर ये सवाल दागे हैं कि इन पर भी बात करें। नचनियों वाली रीलें तो दबा के वायरल करते हैं, कभी ऐसी बातों पर भी हम चर्चा करते हैं कि पर्यावरण बच जाए। जब सुंदर सुंदर पर्यावरण दिखता है तो उसकी रील तो धका धक शेयर होती है, लेकिन जब वही पर्यावरण को बचाने की बात होती है तो कितने लोग उसका सहयोग करते हैं? बहुत रेयर है ये चीजें। बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे, ये इस देश का दुर्भाग्य लगता है। इस देश की जनता की चेतना कितनी शून्य है, ये देख के मुझे बहुत दुख होता है कि हमारा देश किधर जा रहा है। मीम्स शेयर होंगे दबाकर, लेकिन वास्तविक बातें कितनी शेयर करते हैं, वास्तविक मुद्दों को हम कितना शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। अगर मैं यहाँ पे 10 लोगों के साथ से खड़ा होकर इस विषय पे बात करूं तो वो सीरियसली इस विषय को लेंगे ही नहीं, उनके लिए ये विषय ही नहीं है। और जब उनका ही बच्चा आने वाले समय में अस्थमा का रोगी बनेगा और पानी से अन्य अन्य बीमारियां होंगी, तब उन्हें ये समझ में आएगा नहीं नहीं नहीं, वो जो सड़क पे खड़ा होकर मूर्ख बक रहा था ना, वो कुछ सही बक रहा था। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बिल बनाएगा, ये बीमारी हुई है, इसके कारण हुई है, जब बताएगा पानी और हवा के कारण बीमार पड़ा है आपका बच्चा, तब उन्हें समझ में आएगा कि वो जो सड़क पर खड़ा होकर पागल पगला रहा था वो सही बोल रहा था। पर मैं ऐसा करने वाला नहीं, ठीक है? कौन बजाए? प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, ठीक है? और प्राकृतिक वनों को हम कैसे काट रहे हैं? जैसे 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 हम कागज को फाड़ देते हैं, है ना? जैसे आज के समय पे रिश्तों को तोड़ा जाता है ना? कल तक तू मेरा दोस्त था, अब नहीं है तू, चल वे चल, चल वे चल, अब से तू मेरा दोस्त
नहीं, अब से ये मेरा दोस्त है। ऐसे ही हम प्राकृतिक वनों को काट रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए। ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने के चक्कर में हम प्राकृतिक संपत्ति को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और जितना हम कमाएंगे ना, उससे कहीं ज्यादा हम गवा बैठेंगे, उससे कहीं ज्यादा। अगर हम आज 100 रुपए, मैं तो अनुमानन कह रहा हूं, 100 रुपए छोटी रकम रख रहा हूं मैं, 100 रुपए के लिए हम 100 पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो 100 पेड़ ना 1000 रुपए के बराबर है। उन 100 पेड़ों को रिकवर करने के लिए आपको 1000 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब वो 100 पेड़ हो पाएंगे। तो आप समझिए इस बात को कि आप क्या कर रहे हैं। आप जितना मशीनीकृत होते जा रहे हैं ना, उतना आप बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं। एक गाना है, वो गाना मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं तो वो गाना गा के बताता मैं, याद नहीं आ रहा, छोड़ो, आगे आते हैं, ठीक है। इसने जल चक्र भी इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है, मतलब बारिश वारिश का भी सब सिस्टम सेट रहता है। और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन प्रायवासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है दिन प्रति दिन, और इससे क्या हो रहा है, इससे अक्टूबर के महीने में गर्मी पड़ रही है। समझ में आई बात? इससे अक्टूबर के महीने में गर्मी पड़ रही है। आने वाले समय में नवंबर में भी पड़ेगी, आने वाले समय में दिसंबर में भी पड़ेगी, है ना। सर्दी खत्म, हम भी खत्म। सर्दी से सिर्फ वातावरण में ठंडक नहीं आती, उससे बहुत सारी फसलों का संबंध है, उससे हमारे पेट का संबंध है, इससे इस वनस्पति का संबंध है। बात को समझिए आप। ओजोन लेयर का पतला होना, ओजोन लेयर का बर्बाद होना, मतलब मानव समाज का पतन होना। जितना ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी, उतना धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, और धरती का जितना तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर उतने ही पिघलेंगे, और जितना ग्लेशियर पिघलेंगे उतना समुद्र का जल बढ़ेगा, और जब समुद्र का जल बढ़ेगा तो फिर जलमग्न होगी ये धरा और हम उसी में समा जाएंगी। काम खत्म। बोलो जय श्री राम, बोलो राम नाम सत्य है। हो जाएगी, सबकी यही गत्य है ना। तो यही हो जाएगा, यही होगा अगर आज भी हम इस चीज को नहीं समझे तो। और आप ही समझा सकते हैं, क्योंकि आप आने वाला भविष्य है। आपके स्कूलों में इन चीजों को सीरियसली पढ़ाया भी नहीं जा रहा। कितने दुर्भाग्य की बात है। सिलेबस नहीं है ये समाज की हकीकत है, और समाज की हकीकत को समाज की हकीकत की तरह पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा शिक्षा तंत्र सिलेबस पढ़ाने में लगा रहता है, वास्तविक ज्ञान देने में तो जाता ही नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और दुर्भाग्य वाले लोगों को मिलता है। मेरे सर बहुत अच्छे थे, भगवान कसम, मेरे सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन
बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश ना लगा तो समुद्रीय पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आएगी। हम चलेंगे बीच पे घूमने, गोवा वाले बीच पर। गोवा वाले बीच की आपने ऐसी तैसी तो मार दी है, आपने वहां रहने वाले जल जंतुओं को भी बर्बाद कर दिया है। छोड़ दो यार, अपने फन के लिए इतना गंद मत मचाओ, ये धरती ही नहीं बचेगी। आप सीमित मात्रा में सब चीजें करो, संतुलन के साथ। जैन बौद्ध धर्म का कहना क्या है? अष्टांगिक मार्ग, संतुलन साधो जीवन में। और अगर आपने जीवन में संतुलन नहीं साधा तो आपने करा क्या फिर? आप में और जानवर में फर्क क्या है? कुत्ते में और इंसान में फर्क क्या है? कुत्ते को ये नहीं पता ना क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कुत्ते को भी पता चल जाता है कि क्या छूना है क्या नहीं छूना। लेकिन इंसान इतना हरामी है ना, इतना हरामी, इतना नीच, इंसान इतना नीच है ना कि कोई कहने की बात नहीं। उसे पता है कि ये चीजें बर्बाद कर रही हैं, फिर भी वो काम करेगा, फिर भी वो उस काम को करेगा ही करेगा। सबको पता है कि प्लास्टिक बहुत खराब करता है, लेकिन दुकान पे जाएंगे, भैया प्लास्टिक तो दी ही नहीं आपने, मर जाएगी प्लास्टिक के बिना, थैला लेके जाओ, थैला लेके जाओ भाई। घर में एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं, आपके घर में मशीन है, नहीं है तो बाहर से बनवा लो, थैला लेके जाओ। भैया आपने थैली में डाला ही नहीं। दुकानदार भी मजबूर है देने के लिए थैला, क्या करें बेचारा, नहीं सामान ही नहीं लेंगी, वो सामान नहीं लेंगी, नहीं लेंगे, दोनों, ठीक है, दोनों ही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ज्ञान का अभाव। चीजों को उस प्रकार से पढ़ाया ही नहीं जा रहा जिस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से चीजों को समझाया जाना चाहिए उस प्रकार से समझाया ही नहीं जा रहा है। और ये इस देश का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। समझ में बात? इस देश को अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे टीचर, टीचरों को सम्मान मिलना चाहिए। ठीक, मैं ही नहीं कहता, पर ये बड़े बड़े जो टीचर है उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। आदरणीय दिव्य कीर्ति सर, आदरणीय ओझा सर ये कहते हैं, मेरा मत तो मुझे क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये इसी चीज को दिखा रहा है कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। ये चिमनियां बंद पड़ गई हैं, पृथ्वी काली पड़ चुकी है, पर्यावरण नष्ट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत प्राण बचे हैं। जल लो, कुछ दिन के मेहमान हो, नहीं तो समाप्त तो होना ही है ना। तो ये इसी चित्र को आप आज देख रहे हैं अपने आने वाले भविष्य के तौर पर। यही है हमारा भविष्य, हमारा और आपका उज्जवल भविष्य कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है। संसाधनों का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, स्वच्छ जल का अभाव, स्वच्छ हवा का अभाव। स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? मैं तो जिस दिन पैसे कमाने लगूंगा मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा, बस इतना कमा लूं कि खेत 4-5 और बना ले, बीघे हुए, थोड़ा गाय वाय रख लेंगे, फार्मिंग वार्मिंग करेंगे, सेटल डाउन। दिल्ली नहीं रहना, सांसें चोक हो जाएंगी। जो मैं जीने वाला हूँ 60 साल, 40 में ही निपट जाऊंगा। नो नेवर, 60 तो पूरा जी के जाऊं। बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी मिली है, क्या पता अगला जन्म क्या हो, है अगले ही पल मसल दिया जाऊं, क्या पता, बुरे कर्मों के कारण, है ना। वर्षा ने मेरे सारे कर्म देख रखे। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। आपको भी ये लग रहा हो कि इनकी चर्चा भूगोल में होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने बता दिया तो अब तो बता ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझदार रहो। लेकिन ये भूगोल के विषय नहीं है, भूगोल के तो है ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये राजनीति के हैं।
क्योंकि राजनीति वास्तविक तौर पर नीति निर्माण करती है, एक समाज का पथ प्रदर्शन करती है, समाज के लिए एक रास्ता बनाती है। तो भूगोल पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। देखो, मैंने आपको बता ही रखा है कि ये 4 विषय आपके राजनीति, रा से राजनीति, भा से भूगोल, है ना, ई से इतिहास और आ से अर्थशास्त्र, ये चारों के चारों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन सब का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। समझ में आई बात? तो बहुत ही सोच समझकर इस विषय में, इस किताब में ये विषय रखा गया है। जिन्होंने भी ये रखा है बहुत ही सोच समझ कर रखा है। मूर्ख लोग नहीं है, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने इस विषय को यहां पर रखा है। ठीक है, तो ये भूगोल के साथ साथ राजनीति का भी उतना ही अधिक विषय है। कितना हो गया? 40? हाँ, ठीक। लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े इन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है, उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। लेकिन इनको बचाने का कदम कौन उठा सकता है? राजनीति, सरकार। सरकार का मतलब राजनीति, सरकार का मतलब ये राजनीति। तो राजनीति सीधे तौर पर इन मुद्दों से जुड़ी हुई है। राजनीति ही वास्तविक तौर पर इन मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। समझ में आई बात? राजनीति ही वास्तविक तौर पर इन मुद्दों के लिए जिम्मेदार है और राजनीति को इन मुद्दों पर काम करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? और इन्हें कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। देखो, मरने लगे ना लोग, फूटने लगे पटाखे। अब आज इस टाइम कह दो कि पटाखे मत दगा, हमारे धर्म के टाइम ही, हमारे त्योहारों के टाइम ही याद आता है कि पटाखे न जलाए जाए। औरों के टाइम याद क्यों नहीं आता? भाई, औरों की सांस नहीं जा रही है, तुम्हारी ही जा रही है, तुम भी तो मर रहे हो। दूसरे कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे, कूदो फिर, मरो फिर, जो बोगे वो काटोगे भी। साफ सीधी बात। जो जीना होगा 4 दिन, जियोगे 2 दिन। समझ में ही बात? अगर आपको ये लगता है कि पटाखे फोड़ोगे आप और भुगतेगा कोई और, तो ऐसा नहीं होने वाला, भुगतोगे भी आप। समझ में ही बात? पटाखे फोड़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। समझ में ही बात? आपसी प्रेम भाव रखो। दिवाली प्रकाश का पर्व है, अंधकार का पर्व नहीं है। और पटाखे फोड़कर आप पृथ्वी के समय काल को अंधकार में डाल रहे हो, प्रकाश में नहीं डाल रहे हो। इस बुद्धि को थोड़ा सा खोलो और सच्ची बातों को जानो, सच्चे ज्ञान से अवगत हो आप। समझ में आई बात? और दिल्ली में दिवाली के बाद सांस लेना दूभर हो जाता है। आप लोगों की छुट्टियां कर दी गई, कितनी सारी आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी, है ना? स्किन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो झेलो बेटा, झेलो, पटाखे फोड़ लो या झेल लो, बात तय की है। ठीक है, आगे इन मामलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं। ये सारे के सारे जो मैंने बातें कही, ये सारी की सारी प्योरली पॉलिटिकल बातें हैं कि कौन कितना
इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेगा, किसका कितना अधिकार है, किस पर कैसे क्या चीजें लगाई जाएंगी, ये सब कुछ राजनीति है। राजनीति से बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात आप अपने भेजे में डाल लीजिए। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्युत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1772 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्या पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। बहुत पहले बन जाना चाहिए था इसको। पर्यावरण ही राजनीति का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि न दुनिया इस पर बात करती है, हमारे देश में तो इस पर बात ही नहीं होती। हमारे देश में तो जो मना होगा वो जरूर करा जाएगा। जहां रोका गया है कि यहाँ थूकना मना है, तो लोग वहीं अदबदा कर थूकेंगे। अहंकार, अहम को चोट लगती है, और अहम को चोट कैसे सहले कोई? भारत के लोग और अहम कैसे? नहीं, नेवर। आगे सुन। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टेल्ड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध मतलब जो अमीर देश है सारे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। मतलब उसने ये माना कि इन दोनों को अलग अलग तरीके से पर्यावरण पर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण को सुधारने की। और दक्षिणी गोलार्ध के देश अभी विकासशील हैं, तो उनके पास वो पोटेंशियल नहीं है कि वो उस चीज को कर सके। तो उत्तरी गोलार्ध के देशों को पर्यावरण को बचाने की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ये हरामी है, ये पूंजीवादी है, इनको जिसमें अपना बेनिफिट नहीं दिखता ये काम वो करते ही नहीं है, सीधी बात है। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि भाई उनके लिए आर्थिक विकास भी जरूरी, क्योंकि उनकी जनता भूख से मर रही है। तो पहले वो अपनी जनता को भूख से तो निकाले, फिर वो पर्यावरण देख पाएंगे। या आप उनकी जनता को भूख से निकाल दो तो वो पर्यावरण में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चले आपके साथ। आप तो वो भी नहीं करना चाहते, आप तो वो भी नहीं करना। आपने ही तो लूट कर उनको बर्बाद किया ना। हाँ, आपने ही तो बर्बाद किया। आपने ही तो अपने मशीनीकरण के चक्कर में पूरी दुनिया की तहस नहस कर दी। अपना सामान बेचने के लिए ये करा वो करा, कुत्ते की तरह हर जगह भटके, हर गली में मुंह मार के आए और वहां की चीजों को बर्बाद करके आए। किसने कहा था? तो अब जब बर्बाद किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उठा ले। समझ में आई बात? रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और
वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इनमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे ही टिकाऊ विकास कहते हैं, तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर नजर डालते हैं। यह मैं अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्या है, इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, और टिकाऊ विकास में किस प्रकार की समस्याएं हैं और आर्थिक विकास से कैसे संबंधित है, पैसा कैसे संबंधित है, पूंजीवाद कैसे संबंधित है पर्यावरण के विनाश के लिए। ये सारी चीजें हम बहुत विस्तार से समझेंगे आगामी क्लासेस में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।